आज हम अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स वाला। ये वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लाइट को स्टडी करेंगे। देखिए 11th क्लास में आपको हमने जो वेव पढ़ाया था उसमें साउंड वेव को डिस्कशन किया था और साउंड वेव को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ भी काम में आएंगी। तो आप ऐसा करिएगा, एक बार जो है ना NCERT में से साउंड वेव की समरी पढ़ लीजिएगा 11th वाली, तो कुछ चीज़ें यहाँ काम आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी काम में। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स में जैसा कि मैंने बताया हम लाइट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो लाइट के बारे में हम सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट एक्चुअली बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक लाइट की नेचर समझ में नहीं आई। और सही बात तो यह है कि आज भी कंफर्म नहीं है कि लाइट की नेचर क्या है। सबसे पहले न्यूटन ने कुछ बातें कही, कुछ बातें हाइगन ने कही, कुछ बातें मैक्सवेल ने कही, फिर मैक्स प्लांक ने कही, फिर डी ब्रोगली जी ने कही। ठीक है, तो हुआ क्या, न्यूटन ने जो कुछ कहा उसमें से कुछ बातें ठीक ठीक थी, कुछ गड़बड़ थी। इसी तरह हाइगन ने कुछ कहा, उसमें से भी कुछ ठीक ठीक था, कुछ गड़बड़ था। इसी तरह मैक्सवेल साहब ने कुछ कहा, वो उसमें भी पंगा था। और क्या नाम है, मैक्स प्लांक ने कहा, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई। डी ब्रोगली ने लास्ट में कुछ ऐसा मतलब कि कहा जो कि मतलब बहुत ही एंजॉयबल चीज़ थी। और बस उसमें यह है कि अभी हमारी ज़िंदगी लाइट वाली बात समझा पा रही है, हम समझा पा रहे हैं सारे फिनोमेनन। इसलिए डी ब्रोगली जी को लास्ट में लाइट का एक मतलब वो मिल गया क्रेडिट कि भाई लाइट की नेचर इन्होंने ढूंढ ली, लेकिन सच में अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूटन्स। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। बहुत सवाल आते हैं और सवाल जो आते हैं वो स्टेटमेंट टाइप आते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अलावा मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप भी आ सकता है कि जैसे 4 स्टेटमेंट दे दिए, चारों करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है, कुछ ऐसा कर देंगे, है ना। तो न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा, सबसे पहले कहा लाइट इज इन फॉर्म ऑफ, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ टाइनी रिजिड इनर्शियल इलास्टिक पार्टिकल्स। ये जो है ना न्यूटन ने कहा, तो लाइट इज इन फॉर्म ऑफ टाइनी रिजिड इनर्शियल इलास्टिक पार्टिकल्स। लाइट propagates as a stream of these particles called corpuscles, तो ये लाइट जो है ना वो कॉर्पसल्स के फॉर्म में चलती है। ये कॉर्पसल्स की स्पेलिंग चेक कर लेना, ई है क्या, मैं अभी मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं चेक करने का। चलो मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। स्पेलिंग में कॉर्पसल्स की जो स्पेलिंग आएगी, 1 मिनट देख लेते हैं बच्चों। मतलब पता नहीं मुझे ये है एक प्रॉब्लम है, लेकिन कॉर्पसल्स, हाँ सही लिखा है, यही है। तो लाइट प्रोपगेट्स एज ए स्ट्रीम ऑफ दीज कॉर्पसल्स। अब देखिए कॉर्पसल्स की जो प्रॉपर्टी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइनी है बिल्कुल, रिजिड है बिल्कुल, इनर्शियल है, इलास्टिक है, यानी ये सब चीजें इसके अंदर प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज, दीज कॉर्पसल्स travel with speed of light. These corpuscles travel with speed of light in all corpuscles travels with speed of light
बस ठीक है, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है ना, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड ऑफ लाइट है ना। स्पीड्स ऑफ लाइट, फॉर स्पीड्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है बेटा, राइट। नंबर 5, साइज ऑफ कॉर्पसल्स, साइज ऑफ कॉर्पसल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने समझाने की कोशिश की, डिफरेंट कलर, राइट। इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। ये वाला जो था ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये स्टेटमेंट कैसे काम चलेगा, है ना। मीन्स लाइट इज फास्टर इन डेंसर मीडियम, लाइट इज फास्टर इन डेंसर मीडियम। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे ऑब्जर्वेशन तो ये शो कर रहे थे कि हवा में लाइट तेज चलती है, वैक्यूम में लाइट तेज चलती है, पानी में स्लो चलती है, कांच में स्लो चलती है। न्यूटन साहब कह रहे थे ऐसे, ये बात बिल्कुल भी जम नहीं रही थी, राइट। अब उनके कहने के कोई कारण रहे होंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप न्यूटन ने जो जो कहा ना, उनको आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। न्यूटन कह रहे हैं लाइट इज इन फॉर्म ऑफ टाइनी रिजिड इनर्शियल इलास्टिक पार्टिकल्स, है ना। लाइट प्रोपोगेट्स एज अ स्ट्रीम ऑफ दीज पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। दीज कॉर्पसल्स ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड्स ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। साइज ऑफ कॉर्पसल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, है ना। अच्छा, अब इन्होंने बातें तो बहुत सारी कही थी, लेकिन बस अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन डेंसर मीडियम, मीन्स लाइट इज फास्टर इन डेंसर मीडियम। अब ये जो थी ना, ये बात गलत हो गई, प्रूव हो गई। अब देखिए इसमें क्या हुआ, फेल्योर की बात करते हैं हम और सक्सेस की बात करते हैं कि न्यूटन साहब किन किन चीज़ों में सक्सेस रहा, मतलब इनकी थ्योरी सक्सेसफुल रही और किन किन चीज़ों में फेल्योर रहा, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए सक्सेस में इनको प्रोपगेशन इन्होंने समझा दिया, प्रोपगेशन इन्होंने समझा दिया कि ठीक है जी, चलता है, स्ट्रीम के फॉर्म में जा रही होगी। कभी कभी क्या दिखता भी है, आप देखो जैसे आपके घर में कोई खिड़की में से लाइट आ रही है, आप थोड़ा दूर खड़े होकर के उस लाइट को ऑब्जर्व करोगे कि स्ट्रीम से आती हुई दिखती है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको कॉर्पसल्स दिखेंगे, लेकिन एक स्ट्रीम से आती हुई दिखती है। वो एक्चुअल में पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, मतलब हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं उसके अंदर। तो प्रोपगेशन सक्सेसफुल है। रिफ्लेक्शन वाली बात समझ में आ गई। रिफ्लेक्शन के लिए न्यूटन साहब ने समझाया कि जस्ट एज अ कोलिजन होता है कि पार्टिकल्स आए, कोलाइड किया, वो कोलिजन होता है। रिफ्रैक्शन भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई अलग मीडियम में जाते हैं, वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। वो एक अलग बात है कि उल्टा था उनका मामला। तो प्रोपगेशन समझ में आ गया, रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। लेकिन अब इनके यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि इंटरफ्रेंस नहीं आता था समझ में। तो एक मिनट, फेल्योर साइड में इंटरफ्रेंस आएगा ना। ये रिफ्रैक्शन तो सक्सेसफुल था, फेल्योर में इंटरफ्रेंस फेल्योर था कि इंटरफ्रेंस को नहीं समझा पाए। इंटरफ्रेंस क्या होता था कि लाइट जब जाती थी तो दो वेव जो हैं आपस में इंटरफेयर करके और कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ा देती थी, कहीं पर इंटेंसिटी घटा देती थी, वो नहीं समझा पाए। जैसे हमने आपको साउंड वेव्स में इंटरफ्रेंस पढ़ाया था पिछली बार, राइट। अब हम लाइट वेव में आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। ये डिफ्रैक्शन वाली जो बात है ना, ये भी वो नहीं समझा पाए, यानी इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन में फेल हो गए। ठीक है, ये न्यूटन की बात हो गई। अब न्यूटन के बाद में आए हाइगेंस साहब। तो देखिए हाइगेंस मैकेनिकल वेव थ्योरी। तो देखिए हाइगेन ने क्या क्या कहा।
सबसे पहली बात हाइगन ने जो कही वो ये कही कि लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, राइट। first he postulated longitudinal mechanical wave as light, है ना। Then just next year, अगले ही साल उन्होंने बदल दिया, he changed to ट्रांसवर्स वेव। एक्चुअली जो ये हाइगन साहब ने अपना रिसर्च पेपर जो सबमिट किया था, तो उस रिसर्च पेपर में पहले साल इन्होंने उसको जो है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था, नेक्स्ट ईयर उसको फिर ट्रांसवर्स वेव कह दिया, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहने में एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, वो पोलराइजेशन का नहीं होता था। पोलराइजेशन में न्यूटन साहब भी फैल रहे थे, पोलराइजेशन में न्यूटन साहब भी फैल रहे थे और हाइगन भी फेल हो गए थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कह दिया ना कि भाई ये तो ट्रांसफर्स है, फिर मतलब पोलराइजेशन समझ में आ गया था, राइट। अब ध्यान दीजिए, तीसरी बात इन्होंने कही कि टू प्रोपोगेट मैकेनिकल वेव there is to propagate mechanical wave, there is an imaginary inertial rigid and luminiferous medium which prevails everywhere, सब जगह, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ मिलता है। To propagate mechanical wave, there is an imaginary inertial rigid and luminiferous medium which prevails everywhere, सब जगह मिलता है। इस मीडियम की एक खास बात है कि इनर्शियल रिजिड है, ल्यूमिनिफेरस है। ल्यूमिनिफेरस यानी कि चमकता है, दिखता था ना कि भाई थोड़ा सा, लेकिन ये चीज़ जो है ये बड़ी हजम करने वाली नहीं थी कि भाई सारी दुनिया में एक मीडियम फैला हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्स की बात हो रही है, यूनिवर्स में ऐसा मीडियम फैला हुआ। लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मैकेनिकल वेव उन्होंने कहा, तो मैकेनिकल वेव जब कहा तो भाई बात यह है मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम तो मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट ही नहीं करती। तो प्रोपोगेशन के लिए उनको मीडियम मस्ट था, तो उन्होंने इस ईथर को क्या किया, इमेजिन किया और कहा कि ये सब जगह है। माइकलसन मोरले प्रूव्ड इट रॉन्ग। माइकलसन मोरले साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं ये सब बातें बेकार हैं। माइकलसन मोरले प्रूव्ड इट रॉन्ग। ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा ईथर वाली मामला गड़बड़ हो गया, इसलिए उनके प्रोपोगेशन की वैसे प्रोपोगेशन उन्होंने समझा दिया था। अभी देखिए आपको मैं बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन किया था प्रोपोगेशन को बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, टू एक्सप्लेन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, Huygens introduced concept of secondary wavelets। एक्चुअली देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो ना सेकेंडरी वेवलेट्स का कंसेप्ट जो है ये इस जीवन में था ही था।
और ये आज भी है, और सच में है ये सच में है। देखो आप अपने जहाँ लाइट का सोर्स होता है ना, ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट को देखो वहाँ पे कितना इंटेंस लाइट है, उसके बाद बढ़ती जा रही है। तो इनका क्या कहना था, टू एक्सप्लेन प्रोपगेशन ऑफ लाइट हाइगन इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। he told that a wave of light after traveling lambda distance, lambda is wavelength है ना, after traveling lambda distance divides in two parts and then further after lambda distance divide in अगेन 2 पार्ट, यानी कि 2 के 4 हो गए, 4 के 8, 8 के 6, मतलब समझ रहे हो आप। एक वेवलेंथ चली ना, एक वेव चली, उसके 2 हो गए, फिर 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, अगेन इन 2 पार्ट्स। तो अब देखिए क्या हुआ ये गेम कि जैसे मान लो ये आपका सोर्स ऑफ लाइट था, तो सोर्स ऑफ लाइट से जैसे एक वेव चली, वैसे चलती चारों तरफ ही है, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। एक सोर्स से कितनी वेव निकलती हैं? अनकाउंटेबल, बहुत सारी वेव्स निकलती हैं। अब ये वेव एक लैम्डा चल गई, लैम्डा चलने के बाद इसके 2 पार्ट हो गए, फिर ये लैम्डा चल गया, अब ये भी लैम्डा चल गया, लैम्डा चलने के बाद फिर इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। फिर लैम्डा चलने के बाद फिर से 2 पार्ट होंगे, इस तरह से ये फैलता चला जाएगा। ये जो है ना, इसको वेव फ्रंट कहते हैं, कि जैसे अगर आप बराबर बराबर बनाते चले जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये लैम्डा सारे हुए थे, ये एक वेव फ्रंट बन गया, फिर ये अगर लैम्डा फिर से ये एक वेव फ्रंट बन गया, राइट। तो देखिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम all points of the source of एक मिनट, at any point of time all points of the propagation pattern, ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, बात समझ में आएगी बड़े आराम से। At any point of time all points of propagation pattern having same path or same phase are if joined as a plane, it becomes wave front, तो देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, क्या हुआ ये कि जैसे सोर्स से लाइट निकली, तो जैसे लैम्डा डिस्टेंस के बाद में जितने पॉइंट थे ना, सबको अगर मिला दिया जाए तो एक प्लेन बन गई, उस प्लेन का नाम है वेव फ्रंट। फिर फर्दर लैम्डा डिस्टेंस के बाद में फिर मिला दो, फिर वेव बन गई, फिर वो एक फ्रंट बन गया। इस तरीके से वेव फ्रंट बड़ा होता चला जाता है। तो हुआ क्या, जैसे मान लो आपके पास में बल्ब था, बल्ब से लाइट निकली, फैल गई, फिर और लाइट निकली, फिर फैल गई, फिर लाइट निकली, फिर फैल गई, फिर लाइट निकली, फिर फैल गई। बल्ब से निकलती जा रही हैं और आगे फैलती जा रही हैं, पूरे कमरे के अंदर फैल गई, पूरे कमरे में फैल गई। सूरज से लाइट आई, वो सारे यूनिवर्स में, मतलब आप सोचो कहाँ तक फैल गई, बहुत लंबे लंबे दूर तक फैल गई। स्टार की लाइट आ रही है, सब फैल ही रही हैं, तो इट बिकम्स वेव फ्रंट। तो फंडामेंटली जो है ना, Huygens introduced concept that wave front is actually
एक्चुअली ग्रुप और बंच ऑफ वेव, एक्चुअली ग्रुप और बंच ऑफ वेव हैविंग सेम फेज, हैविंग सेम फेज, है ना, सेम फेज। तो वेव फ्रंट सेम फेज वाला वेव फ्रंट होगा। सेम फेज कैसे बनेगा? सारी का सारा लाइट है ना जो सिमिलर पाथ ट्रेवल कर चुका है। आपको मैंने 11th क्लास में वेव के अंदर पढ़ाया था पाथ, है ना, लैम्डा पाथ इज इक्विवेलेंट टू टाइम कितना था, टी इज इक्विवेलेंट टू टाइम कितना था, 2 पाई फेज। ये हमने आपको 11th में साउंड वेव में पढ़ाया था। सभी पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत ही कॉमन सी बात है ना, सब टीचर पढ़ा देते हैं, कोई भी टीचर छोड़ता नहीं है, राइट। तो ये जो है ना, ये आपके वेव फेज वगैरह आ गए हैं। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि इतना चलने के बाद में सारे के सारे जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स अगर हम मैच कर देते हैं तो वो आपका वेव फ्रंट बन जाता है। अच्छा, अब इसमें आकर के टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में मैं बता दूं यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो देखो 3 टाइप के जनरल वेव फ्रंट होते हैं, पॉइंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट और स्फेरिकल सेम ही होता है ना, पॉइंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है बेसिकली, है ना। सच्ची बात यह है कि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड बाई, spherical wave front is produced by spherical source of light or point source of light, spherical source of light or point source of light, point source of light, है ना। तो स्फेरिकल सोर्स ऑफ लाइट या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ये बनता है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है, अब उससे लाइट निकलेगी तो क्या होगा, लाइट निकलेगी तो एक स्फीयरिकल निकलेगी, है ना, फिर और बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर और बड़ा स्फीयर बनेगा, फिर और बड़ा स्फीयर बनेगा। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम को कहते हैं पावर, तो दैट इज पावर ऑफ सोर्स, और ये फिक्स होता है। किसी भी सोर्स का पावर जो होता है वो फिक्स होता है। हम आई को कहेंगे अगर स्फेरिकल है तो पावर अपॉन एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर स्फेरिकल है तो आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी, स्फेरिकल सोर्स के लिए, है ना, या स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हमने आपको ये भी पढ़ाया था 11th क्लास में, किसी भी वेव के लिए आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर स्फेरिकल सोर्स है तो आप देखिए आपका जो है ना ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा, ओहो, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा। अब जब ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर हो गया तो आपका एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, 1 अपॉन आर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये गेम आपका पूरा हो गया। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या था, अगर ये स्फेरिकल था तो ऐसे हुआ। अब अगर मान लो ये जो वेव फ्रंट है ये सिलिंड्रिकल हो, देखो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या था कि आपका जो बस कुछ नहीं होगा, आई बराबर पावर अपॉन एरिया आ जाएगा, और आप समझ रहे हैं एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, है ना। तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, यानी कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर आ जाएगा, अंडर रूट आर आ जाएगा, राइट। ये हाइगेंस साहब ने बताया था। प्लेन के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए कुछ नहीं होता, चेंज ही नहीं होता। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, अगर बिल्कुल प्लेन लाइट आ रही है तो आई कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट वेरी विद द डिस्टेंस। ये सब हाइगन ने अपनी बातें कही थी। अब इसके बाद में देखिए हाइगन की जो बातें थी ना, उसमें वेव फ्रंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था, और उसने फेज वगैरह सारी बता दी थी वेव फ्रंट की। इसके बाद हाइगन के कुछ पॉइंट्स और हैं, वो बिल्कुल वो न्यूटन वाले पॉइंट्स ही हैं, है ना। बस देखिए
न्यूटन वाले जो पॉइंट्स थे ना वो सारे हाइगन के पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके अंदर चेंजेज हैं थोड़े से। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ तक तो अपन आ ही गए। अब देखिए जो न्यूटन ने कहे ना वो सारे के सारे पॉइंट्स और लिख देता हूँ मैं आपको। तो 4 आपका शायद 5वां पॉइंट चलेगा, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब यहां इन्होंने एक करेक्शन कर दिया, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, है ना। और इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने बोला लाइट प्रोपगेट्स फास्टर इन रेयर मीडियम। बात तो सही बोली, बात तो इन्होंने सही बोली, लेकिन उसका कारण ही नहीं पता था। लाइट प्रोपगेट्स फास्टर इन दी रेयर मीडियम। तो इनकी बात एकदम ठीक थी, लेकिन इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक मिनट जरा, मतलब इनके पास में उस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लाइट प्रोपगेट्स फास्टर इन रेयर मीडियम बोल तो दिया, कोई लॉजिक नहीं था, बड़ा ही एक। और सबसे बड़ी बात कि ही एक्सप्लेन्ड प्रोपगेशन वेल, ही एक्सप्लेन्ड प्रोपगेशन वेल। वेल बट fundamentally absence of ether as experimented as per experiment of Michelson-Morley experiment, Morley experiment, created problem later on, created problem। तो अब देखिए इसमें काफ़ी सालों बाद प्रॉब्लम हुई जी। बहुत दिनों तक तो हाइगन साहब को एकदम मिल गई अथॉरिटी की, हाँ साहब एकदम आपने लाइट को एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सक्सेस एंड फेल्योर की बात करेंगे हम, है ना, कि क्या सक्सेस रहा। तो सक्सेस ऑफ हाइगन थ्योरी और फेल्योर ऑफ हाइगन थ्योरी, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सबके फेल्योर एंड सक्सेस पूछे जाते हैं। देखिए हाइगन का सक्सेस था प्रोपगेशन। आप ध्यान दीजिए, इसमें मैं कह रहा हूँ प्रोपगेशन जो है वो उसका सक्सेस था। प्रोपगेशन वेल एक्सप्लेन्ड बाय द हाइगन, अच्छी तरह से समझा दिया प्रोपगेशन ऐसे होता है। ईथर को लोगों ने मान भी लिया था, कई सालों तक ईथर को माना गया, लेकिन फिर जब माइकलसन मॉर्ले ने प्रूव किया कि नहीं ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई। लेकिन एक बार तो मतलब उस समय तो सक्सेसफुल ही थे, राइट। बाद में तो फिर सभी अनसक्सेसफुल हुए हैं। तो प्रोपगेशन उन्होंने समझा दिया, प्रोपगेशन के साथ साथ उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी समझा दिया। तो रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन्ड वेल, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्ड वेल, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन्ड वेल, ओके। और इसके बाद इंटरफ्रेंस भी इन्होंने समझा दिया, इंटरफ्रेंस भी इन्होंने समझा दिया, डिफ्रैक्शन भी समझ में आ गया। और पोलराइजेशन जो है ना, पहले इनिशियली जब उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा तब पोलराइजेशन में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने ट्रांसवर्स वेव कह दिया तो पोलराइजेशन भी समझा दिया, यानी कि सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। लेकिन उसी समय थोड़े दिन बाद ही एक बार तो मज़ा हो गया, सब समझ में आ गया, राइट। लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर जो है हॉलोक्स एंड हर्ट्ज एंड हॉलोक्स ने मिलकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढूंढ दिया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ऐसा क्यों होता है कि लाइट जब मेटल सरफेस पर जाती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वाई इट हैपेंड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। कॉम्पटन इफेक्ट था एक, कॉम्पटन इफेक्ट भी वो नहीं समझा पाए, राइट। ये दोनों क्या होते हैं हम आपको पढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हाइगन का फेल्योर आया। अब हाइगन के फेल्योर के बाद में सबसे बड़ी ट्रबल तब लगी जब माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट आया। और माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि भाई ईथर वाली कोई बकवास चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में। तो अब हाइगन की जो थ्योरी थी वो मतलब चैलेंज हो गई कि भाई कैसे होगा, अब ये तो बात गलत है।
तो उसके बाद में उसी समय हर्ट्स ने जो है ना मैकेनिकल वेव, वो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी थी लेबोरेटरी के अंदर। हाँ, जिस समय माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि ईथर इज रॉन्ग, उसी टाइम पे हर्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर दी थी। कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर। अब जब लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई है और प्रोड्यूस हो गई, पता लग गया कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, फ्री स्पेस, यानी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो फिर मैक्सवेल साहब को चमका, अरे वाह, क्यों न हाइगेन की सारी बातें चुपचाप रखी जाएं कि यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, और जो ईथर वाला मामला है उसको चेंज कर दो कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या किया मैक्सवेल ने? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, मैक्सवेल्स ईएम वेव थ्योरी, इसमें मैं आज कुछ नहीं पढ़ाना चाहूँगा बिकॉज वी हैव डन ऑलरेडी लॉट ऑफ द थिंग्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन propagate electromagnetic wave can propagate through free space माने वैक्यूम है ना, as well as through all medium। तो EM wave can propagate through free space as well as through all medium। तो सभी मीडियम में से ये मिल जाती है, सभी मीडियम में से ये मतलब निकल जाती है, पार कर जाती है। बाकी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या? E क्रॉस बी, स्पीड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना। तो देखो बाकी चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे E वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कि, इसलिए अभी मैं इसमें टाइम देना नहीं चाहता इन चीज़ों में, है ना। आपको E क्रॉस बी आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ना, E क्रॉस बी। और आपका जो C होता है वो E अपॉन बी होता है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया था। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी हमने आपको पढ़ा दिया था। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो आपका म्यू आर एप्सिलॉन आर था। कैसे था म्यू आर एप्सिलॉन आर, वो मैं बता देता हूँ। सी आपका जो है ना स्पीड ऑफ लाइट था वैक्यूम के अंदर, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, राइट। और वी जो था मीडियम के अंदर वो था आपका अंडर रूट 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये आपका मीडियम के अंदर स्पीड थी लाइट की। तो अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता था? एन इक्वल टू सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। तो सी कितना था? 1 अपॉन दिस, और ये तो ये आ जाएगा टोटल म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसलिए कोई इस बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं, ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा दिया था, कैलकुलेशन वगैरह करवा दी थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने खूब जम के पढ़ रखी है, राइट। अब अपन आ जाते हैं इसके सक्सेस एंड फेल्योर पर। तो देखिए सक्सेस क्या क्या थे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के, और फेल्योर क्या क्या थे। अब देखिए सारे बाकी हाइगन के सारे पोस्टुलेट्स उन्होंने वैसे के वैसे रखे। सेकेंडरी वेव थ्योरी वैसे के वैसे रखी, प्रोपगेशन में सेकेंडरी वेवलेट का जो यूज़ था वैसे के वैसे रखा, वेव फ्रंट का कंसेप्ट वैसे के वैसे रखा, आज भी एज सच है, यानी कोई चेंज उन्होंने नहीं किया, है ना। यानी कि हाइगन के सारी चीज़ें इनका पार्ट थी मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। सक्सेस कहाँ कहाँ था? सक्सेस इनका जो है प्रोपगेशन में सक्सेस ही था, पूरा 100% सक्सेस हो गया। और बाकी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस सब सही था। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव भी होती है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन्ड था, और डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन्ड था, और पोलराइजेशन भी एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इसलिए पोलराइजेशन के लिए ट्रांसवर्स वेव होना जरूरी है,
तब जा करके ये होता है, ये ध्यान रखना, राइट। प्रोपगेशन, ये सब चीज़ें हो गई। फेल्योर वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पाउंड इफेक्ट, ये समझा नहीं पाए, फेल हो गए। चलिए साहब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पाउंड इफेक्ट फेल हो गए। उसके बाद में साइंटिस्ट ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पाउंड इफेक्ट के बारे में बातें की, विचार किया, तो लगा कि इसके लिए तो पार्टिकल चाहिए भैया। अगर पार्टिकल नहीं है तो ये काम होगा ही नहीं, ये काम होगा ही नहीं। अब पार्टिकल की बात आते ही वापस न्यूटन की याद आई साइंटिस्ट को। अरे वो 200 साल पहले कह गया था न्यूटन कि पार्टिकल है। अब न्यूटन का वैसे भी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था, तो एक बार साइंटिस्ट को लगा कि अरे ये तो मामला गड़बड़ हो गया, इसका मतलब न्यूटन सही कहता था पार्टिकल है, क्योंकि ये तो पार्टिकल के बगैर ये हो ही नहीं सकता, कुछ ये दोनों ही इफेक्ट पार्टिकल के बगैर एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, मैक्स प्लांक साहब का फोटोन थ्योरी आई। मैक्स प्लांक्स क्वांटम और फोटोन थ्योरी। ये मैक्सवेल साहब की जो प्लांक मतलब क्वांटम एंड फोटोन थ्योरी आई ना, इसने बड़ा पंगा कर दिया। कैसे? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। नहीं, ये पार्टिकल्स क्या, हाँ मतलब पार्टिकल ही कहा उन्होंने, लेकिन मतलब उन्होंने मास पार्टिकल नहीं कहा, है ना। तो देखिए, लाइट इज नॉट मास पार्टिकल, लाइट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ मास पार्टिकल, जो कि हाइगन ने मास पार्टिकल बोले थे। ये एक उसका सॉरी न्यूटन ने मास पार्टिकल बोले थे। लाइट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ मास पार्टिकल, लाइट इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल। सारी प्रॉपर्टीज न्यूटन वाली थी, बस केवल एक को छोड़ करके स्पीड जो है वो क्या थी, डेंसर मीडियम में कम थी और रेयर मीडियम में ज़्यादा थी। तो एक तो ये बात हो गई, एक ये बात हो गई। इन्होंने एनर्जी ऑफ द फोटोन बताया, E इज व्हाट, एनर्जी पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द लाइट पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द लाइट पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। यानी न्यूटन की बात के लिए बस वो मास और उन्होंने कह दिया एनर्जी, खत्म बात, एनर्जी पार्टिकल। तो इसकी जो एनर्जी थी वो एच न्यू थी, एच न्यू थी। एच आपका प्लांक कांस्टेंट था, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी थी। एच न्यू को आप कह सकते थे C अपॉन लैम्डा, जो कि आप कहते ही हो हमेशा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये पार्टिकल होते ही क्या हुआ, जैसे ही पार्टिकल हो गया ये, बाकी सब चीज़ें वैसे की वैसी थी न्यूटन की, अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग एनर्जी होती है, अलग अलग सब चीज़ें थी। क्या कि ऑल डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट एनर्जी, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन द रेयर मीडियम, स्लोअर इन द डेंसर मीडियम। ये बात न्यूटन से उल्टी थी, न्यूटन ने कहा था ना, उससे उलट कहा इन्होंने। वो तो उलट तो कहना ही था, क्योंकि बात गलत थी, तो उसको तो कौन बोलेगा बार बार, है ना। ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सक्सेस फेल्योर की फिर से बात उठी। अब सक्सेस फेल्योर में क्या हुआ यहाँ पे कि जो है ना, सक्सेस में आपका ऐसे हुआ कि आपका प्रोपगेशन एकदम क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है प्रोपगेशन में, प्रोपगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उस समय बड़ा माहौल चल रहा था, साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाओ, वो भी एक्सप्लेन हो गया। बाद में कॉम्पटन इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो गया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट इनके सक्सेसफुल रहे फोटोन थ्योरी से। और उसके बाद में रिफ्लेक्शन भी हो गया, रिफ्लेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं आई, रिफ्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये सब हो रहे थे, एक्सप्लेन हो गए सब। लेकिन फिर मुसीबत आ गई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस समझ में नहीं आया कि ये कैसे होता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। एक्चुअली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो है ना, वो बेसिक फिनोमेनन ऑफ वेव मोशन ऑफ लाइट है, कि वेव के बगैर समझ में ही नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल के बगैर समझ में नहीं आएगा। यानी मुसीबत यहाँ आकर के फंस गई कि आखिरकार है क्या लाइट। क्योंकि जैसे रिफ्लेक्शन जो था, प्रोपोगेशन था, तो देखिए कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या आया कि प्रोपोगेशन समझ में सबसे आ रहा था, चाहे पार्टिकल मानो या वेव मानो, कोई इशू नहीं था। प्रोपोगेशन में इशू नहीं था, राइट। रिफ्लेक्शन में भी इशू नहीं हो रहा था,
दोनों से समझ में आ रहा था, पार्टिकल से भी वेव से भी। रिफ्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो भी दोनों से समझ में आ रहा था, पार्टिकल से वेव से। लेकिन अब मुसीबत कहाँ खड़ी हो गई? मुसीबत यहाँ खड़ी हो गई कि जैसे पार्टिकल नेचर या मतलब एनर्जी नेचर, जो भी एनर्जी पार्टिकल, कोई सा पार्टिकल, तो पार्टिकल नेचर जो है ना, उसकी ज़रूरत पड़ रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के लिए, कि भैया एक पार्टिकल नेचर है तो ये समझ में आ रहा था, और जो है आपका वो वेव वाली, उसके लिए जो है ना वेव नेचर में आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन समझ में आ रहा था। यहाँ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन फेल हो रहा था, समझ रहे हो ना आप? इंटरफेरेंस फेल हो रहा था, डिफ्रैक्शन फेल हो रहा था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ पर आपका जो है ना वेव नेचर में आपका ये समझ में नहीं आ रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेल हो रहा था, कॉम्पटन इफेक्ट फेल हो रहा था। बड़ी मुसीबत थी जी, बड़ी मुसीबत थी। और इंटरफेरेंस जो है वो आपको समझ में आ रहा था, डिफ्रैक्शन समझ में आ रहा था। अब साइंटिस्ट बड़े परेशान हो गए, यार आखिरकार है क्या? ये मानो तो ये और वो मानो तो वो, मुसीबत। अब सबसे बड़े साइंटिस्ट आए, इंटेलिजेंट, डी ब्रॉगली। उन्होंने कहा भैया दोनों ही रहे। अब पहले तो डी ब्रॉगली साहब ने, मैं आपको बताऊं, इनका जो सबसे फर्स्ट रिसर्च पेपर आया था ना डी ब्रॉगली जी का, उसमें इन्होंने कहा था कि लाइट बिहेव्स एज पर मूड। मूड होता है ना, मूड, इंसान का मूड जैसे होता है कि मूड है तो अच्छा और मूड खराब है तो खराब। तो लाइट बोले मूड के अकॉर्डिंग है, कि अगर वेव है तो वेव और पार्टिकल है तो पार्टिकल। सब ने डिस्कार्ड कर दिया, ये कोई बात हुई? मूड है, ये क्या होता है मूड? कोई बात समझ में नहीं आई। फिर नेक्स्ट ईयर डी ब्रॉगली साहब ने ये कहा कि लाइट बिहेव्स एज द पार्टिकल नेचर इफ इट इंटरेक्ट्स विद द मैटर, बट लाइट बिहेव्स एज वेव इफ इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद द मैटर। तो लोगों को बात समझ में आई कि हाँ ये बात सही है। तो लाइट, डी ब्रॉगली सर ने क्या कहा? डी ब्रॉगली सर ने कहा नंबर 1 बात, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर क्या? पार्टिकल एज वेल वेव, दोनों नेचर है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, पार्टिकल और एनर्जी पार्टिकल, लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल और एनर्जी पार्टिकल when interacts with matter, when interacts with matter। एक्चुअली मैटर से इंटरेक्शन होता है मटेरियल से। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? मटेरियल से इंटरेक्शन है। कैसे कि लाइट जाती है, जा करके अंदर एटम के अंदर घुसती है, एटम में घुस करके कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ में कुछ होता है, हो करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये इंटरेक्शन ऑफ द मैटर हुआ, राइट। और वेव जो है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इट इज़ नॉट इंटरेक्शन, इट इज सिंपली कि लाइट आई और किसी कॉर्नर से टकराई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ये डिफ्रैक्शन है, राइट। तो लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल और एनर्जी पार्टिकल व्हेन इंटरेक्ट्स विद द मैटर, अदरवाइज ऑलवेज वेव, अदरवाइज वेव, बस खत्म। ये इनका डी ब्रॉगली सर का कहना था। अब डी ब्रॉगली सर ने ये जब कहा तो भाई इस लोगों ने पूछा कि चलो मान लेते हैं आपकी बात सही है, लेकिन फिर ये है क्या आखिरकार? तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो दोनों फॉर्म में है, और ये कैसे कैसे करती है ये सब हम आपको पूरा डिटेल में चैप्टर है पूरा डी ब्रॉगली वेव का, तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का पूरा चैप्टर है आपके अलग से, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। तो ये तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे डिटेल में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी पढ़ाएंगे आपको, तो वो सब चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये जो चैप्टर है इसमें एक कंक्लूजन हम निकाल देते हैं कि फाइनली जो है ना डी ब्रॉगली की थ्योरी ही आज चलती है। तो टुडेज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, टुडेज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट आज क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टुडेज मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल, फंडामेंटली डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल थ्योरी।
आज के लाइफ में जो लाइट है ना, इसको क्या मानते हैं, वेव का पैकेट मानते हैं, जिसमें वेव होती है और एनर्जी होती है। तो लाइट इज इन फॉर्म ऑफ ए पैकेट, एक वेव पैकेट है, वेव पैकेट। एक जैसे घी का डब्बा आता है आपके, चीनी का डिब्बा आता है, वैसे ये लाइट का डिब्बा है जो आपको दिखाई नहीं देता है, और इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो बेसिकली क्या है, कंसेप्ट यह है कि फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट, फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट consists of electromagnetic wave bunch। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बंच होता है पैकेट के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, राइट। उसकी जो लैम्डा होती है वो होती है H/mv, H/p, p माने मोमेंटम, ये आपका लैम्डा होती है। और इसकी जो एनर्जी होती है फोटोन की वो होती है H इंटू न्यू, और इसको कहते हैं Hc/λ। ये इन्होंने कहा। अब इसमें क्या दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए इसके अंदर। साहब वेव है अंदर और जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, तो जिस समय इंटरेक्शन होगा उस समय ये एक पार्टिकल पूरा का पूरा काम करेगा, पैकेट पूरा का पूरा काम करेगा, एनर्जी पैकेट, और अदरवाइज तो फिर वेव है ही फंडामेंटली। तो इस तरीके से लाइट को फिलहाल जो है एक वो मिल गया है कि चलो एक रिजल्टेंट रूप से एक मॉडर्न थ्योरी हमारे पास आ गई है। हम इस मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, और उसको डिस्कस करेंगे हम कब, जब डी ब्रॉगली आपको पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा आपके ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पूरा चैप्टर है आपके अलग से, राइट। तो ये आज हमने नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस कर लिया। कल का जो क्लास होगा उसमें हम लाइट के फिनोमेनन्स पर बात करेंगे। तो देखिए फ्यू इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ लाइट। ध्यान दो बेटा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। नंबर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है रिफ्रैक्शन को भी, इसलिए अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन रिफ्रैक्शन के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें कराऊंगा जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्शन में 2 चीज़ें कराएंगे। ये 2 क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर जो मुझे करवाने हैं, मतलब मैंने देखा है हर 1-2 साल में आ जाता है फॉर बोर्ड, बाकी तो मतलब कंपटीशन के लिए किसी काम की नहीं है। तो रिफ्रैक्शन में हम 2 क्वेश्चन कराएंगे, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज़ आती है इंटरफ्रेंस। देखिए इंटरफ्रेंस ऑफ साउंड मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था पिछले बार, सारे के सारे कंसेप्ट काम में आएंगे, लेकिन यहाँ हम इंटरफ्रेंस डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त डिटेलिंग करूँगा मैं। कल इंटरफ्रेंस पढ़ाऊँगा, इसकी डिटेलिंग हम बहुत डिटेल में करेंगे। इंटरफ्रेंस पूरा पढ़ाएंगे, लाइट के बारे में पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे, राइट। ओके, इंटरफ्रेंस के बाद में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, डिफ्रैक्शन पर काफ़ी डिटेलिंग होगी, पोलराइजेशन पर भी डिटेलिंग होगी। तो अब देखिए बात यह है कि रिफ्लेक्शन हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, रिफ्रैक्शन में मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा बस, और कुछ नहीं। और इंटरफ्रेंस हम आपको पढ़ाएंगे। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट डिटेल डिस्कस हो चुका है, इसलिए अब जरूरत नहीं है। इंटरफ्रेंस आपको पढ़ाएंगे, डिफ्रैक्शन आपको पढ़ाएंगे, पोलराइजेशन आपको पढ़ाएंगे, और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। 1 दिन इंटरफ्रेंस लेगा, 1 दिन डिफ्रैक्शन शायद 2 दिन लेगा, पोलराइजेशन 1 दिन लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है ये बनेगा आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए, नमस्ते।